हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एसएम लो क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आज हम जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है या अलग भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो उनका बीएलएलबी का सिलेबस है, बीएलएलबी फोर्थ सेमेस्टर में जो एक पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस। आज हम पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है, ये देश का फादरिंग लॉ है, यानी कि देश का सुप्रीम लॉ है, सर्वोच्च कानून है। संविधान है क्या? संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा सिद्धांतों के संग्रह को कहते हैं जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का निरूपण किया जाता है। यानी कि संविधान नियमों और सिद्धांतों का संग्रह है जो किसी देश की शासन व्यवस्था का निरूपण करते हैं। शासन व्यवस्था का निरूपण, सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे काम करेगी, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, नागरिकों का सरकार के प्रति क्या कर्तव्य होगा, नागरिकों का देश के प्रति क्या कर्तव्य होगा, नागरिकता कैसे मिलेगी, कौन कौन से मौलिक अधिकार होंगे, ये सारी चीजें जो बताई जाती हैं वो भारत के संविधान में बताई गई हैं। तो आज हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि आखिर मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो सबसे पहली भारतीय संविधान की पहली विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। जैसा कि आप जानते हैं, जब भारतीय संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तो जब संविधान बना था, यानी कि संविधान लागू हुआ, तो संविधान में उस टाइम 22 पार्ट यानी कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो भारतीय संविधान का दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होना, यह अपनी एक विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता यह है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य की स्थापना। भारतीय संविधान प्रभुत्व संपन्न प्रभुत्व संपन्न यानी कि एक ऐसे गणराज्य की स्थापना करता है जो प्रभुत्व संपन्न है। यानी कि प्रभुत्व संपन्न से मतलब यह है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वो किसी भी
विदेशी शासन या आंतरिक सत्ता के अधीन नहीं है। दूसरा कहा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से मतलब यह है कि भारत जो है, भारत का संविधान इस भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि भारत के लिए सभी धर्म समान है। कह दिया समाजवादी। समाजवादी से मतलब यह है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। लोकतंत्रात्मक, हर 5 साल बाद चुनाव होगा, जनता वोट देगी और जिसको भी बहुमत मिलेगा बहुमत की सरकार होगी। और आगे ये कहा कि गणराज्य, और गणराज्य का मतलब ये है कि जो देश का प्रधान है वो भी वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि वो जनता के बीच का होगा। यानी कि राष्ट्रपति जो है वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रपति का भी हर 5 साल बाद चुनाव होगा और चुनाव के आधार पर राष्ट्रपति जो है निर्वाचित किया जाएगा। भारतीय संविधान की थर्ड विशेषता यह है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख। तो याद रखना, भारतीय संविधान का पार्ट थर्ड जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, ये मौलिक अधिकारों के विषय में प्रावधान करता है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख होना यह भारतीय संविधान की एक विशेषता है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख इसलिए किया गया, अगर जो हम चाहते, हमारे संविधान वेता या संसद चाहती तो क्या कर सकती थी, अलग से भी कानून बनाकर मौलिक अधिकार दे सकती थी। जिस तरीके से मानव अधिकार है 1993 का एक्ट बनाकर मानव अधिकार दिए, इसी तरीके से चाहती तो मौलिक अधिकारों के लिए एक अधिनियम पास करके मौलिक अधिकार प्रदान किए जा सकते थे। लेकिन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख होना वो इस चीज की गारंटी है, मौलिक अधिकार किसी भी सरकार के हाथों की कठपुतली नहीं है। अगर जो कोई भी सरकार चाहे मनमानी करते हुए इन मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती, ये विधायिका की शक्ति से परे। जहां एक तरफ भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वहीं नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान का भाग 4 जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है, ये क्या करता है, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में है। यानी कि इसी पार्ट 4 में जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, ये क्या करता है कि यहां पर नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये फिनलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और यहां पर राज्य के कर्तव्य बताए हैं कि राज्य को जब भी अपनी नीति को संचालित करने में या शासन व्यवस्था, अपना शासन चलाने में किन किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए, जो राज्य सरकार जो है वो किन किन सिद्धांतों से मार्गदर्शित होंगी। और याद रखना, नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य के लिए एक निर्देश है कि राज्य को अपनी नीति बनाते समय इन निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए। और नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति है। जहां एक तरफ नागरिकों के मौलिक अधिकार बताए, वहीं पर मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के ये पार्ट 4A, जिसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, स्वर्ण समिति की रिपोर्ट पर, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर, जहां एक तरफ भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, वहीं दूसरी तरफ मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख करता है। प्रारंभ में नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे आर्टिकल 51A में। आर्टिकल 51A में 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया और प्रेजेंट में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और वहां पर यह बताया कि नागरिकों को इन कर्तव्यों का पालन जो है करना चाहिए। भारतीय संविधान की अगली विशेषता यह है कि भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। अनोखा मिश्रण, नम्यता और अनम्यता का। भारतीय संविधान के कि जब हम संशोधन की बात करेंगे
तो भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि जिनमें विशेष बहुमत के साथ साथ स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ 50% डेट स्टेट रेटिफिकेशन भी चाहिए, 50% राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। तो इस तरीके से भारतीय संविधान को देखोगे कि ये नियमता और अनियमितता का अनोखा मिश्रण है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें आसानी से संशोधन हो सकता है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि जिनमें संशोधन होना बहुत ज्यादा अपने आप में जटिल है। इसी तरीके से आगे आप देखेंगे कि हमारा भारतीय संविधान जो है वो केंद्रोन्मुख संविधान है। केंद्रोन्मुख संविधान, देखिए सामान्यतः भारतीय संविधान और सर्वोच्च न्यायालय ने भी भारत के संविधान को, यानी कि भारत के अंदर जो शासन है उसको संघात्मक शासन है, यानी कि हमारे यहां दो तरह की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, और दोनों सरकारों का अपना अपना ज्यूरिडिक्शन भी बता दिया कि अगर जब मैं विधायी शक्ति की बात करूं तो संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर जितने भी विषय हैं उनके बारे में कानून बनाएगी केंद्र सरकार बनाएगी, यानी कि संसद बनाएगी। राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकारें बनाएंगी, और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बनाएंगी। लेकिन याद रखना, अगर जो संवर्ती सूची का कोई विषय है और उस पर कानून केंद्र सरकार ने भी बनाया और राज्य सरकार ने भी बनाया, और दोनों कानूनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, विरोधाभास हो जाए, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून जो है माना जाएगा। इसी तरीके से भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रावधान देखोगे जो कि संघात्मक शासन होने के बावजूद वो केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसी तरीके से बहुत सारे प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे जब राज्य सूची के विषयों पर कानून जो है कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। इस तरीके से आप देखोगे भारत में संघात्मक शासन है, लेकिन भारत का संविधान जो है केंद्रोन्मुख है, यानी कि केंद्र को ज्यादा शक्ति देने वाला है, केंद्र की तरफ ज्यादा झुकने वाला जो है ये संविधान है। संविधान की अगली विशेषता है वैश्विक मताधिकार, यानी कि हमारे यहां राइट टू वोट है, सरकारें जो हैं वो वोट के आधार पर मिलती है, और यहां पर वैश्विक अधिकार का प्रावधान है, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और वो 18 साल का है, जिसकी उम्र 18 साल हो गई, उसको राइट टू वोट है, उसको वोट डालने का जो है अधिकार है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को हर तरीके के राजनीतिक या गैर राजनीतिक दबाव से जो है बचाने की कोशिश की है, यानी कि बचाया है, और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षा के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है? आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें हैं कि अगर कोई न्यायाधीश है उसका ट्रांसफर, उसकी नियुक्ति, उसका वेतन, उसकी जो है ये सारी चीजें जो हैं, या उसको हटाने के लिए उसकी एक विशेष प्रक्रिया बताई है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति से, पॉलिटिकल प्रेशर से इनको दूर रखा है, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की जो है स्थापना की है, जो अपने आप में एक भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। इकहरी नागरिकता, भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक संविधान है, और जनरली जहां जहां संघात्मक संविधान है वहां पर दोहरी नागरिकता आपको देखने को मिलेगी। लेकिन भारतीय संविधान संघात्मक संविधान होते हुए भी भारत में इकहरी नागरिकता है। भारत के रहने वाला जो भारत का नागरिक है वो भारत का नागरिक है, ना कि किसी राज्य का नागरिक। तो भारत में संघात्मक शासन होने के बावजूद इकहरी नागरिकता का प्रावधान होना, ये भारतीय संविधान की अपने आप में एक अनोखी विशेषता है। इस तरीके से हमने भारतीय संविधान की ये प्रमुख विशेषताएं देखी। अगले लेक्चर में, यानी कि अगली वीडियो में, फिर हम आगे इसको सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।